रूह डॉक्टर से बात करके हवेली वापस आ जाती है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अर्नव ही छाया हुआ था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अर्नव को इंडिया लेकर आए। इसी सोच विचार में वो हवेली वापस आ जाती है। रूह अंदर जा ही रही थी कि एक सर्वेंट आके उसको बोला, रूह दीदी, आपको निया मैडम ने बुलाया है। रूह हाँ में सिर हिला देती है और अंदर की ओर बढ़ जाती है। रूह जैसे ही अंदर जाती है, उसे हॉल में ही निकिता जी दिखाई देती हैं, जो उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। रूह चुपचाप सिर झुका के खड़ी हो जाती है। निकिता उसके पास आ जाती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। निकिता जी जोर से चिल्लाती हैं, गरम पानी लाओ। एक सर्वेंट जल्दी से खौलता हुआ पानी ला के उनके पास रख देता है। निकिता जी अपने सोफे पर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, रूह मैडम, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना आपके। अच्छा तो ज़रा इस पानी में हाथ डाल के ये तो बताइए कि ये गर्म है या ठंडा। रूह की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कोई भी देख के ही बता सकता था कि वो पानी कितना गर्म है। रूह अपनी मुट्ठियाँ कस के बंद कर लेती है और अपनी जलती हुई आंखों से निकिता जी को देखती है, लेकिन जल्दी नॉर्मल भी हो जाती है। वो उस पानी में हाथ देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दर्द से चीखना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दर्द को दिल में ही दबा दिया था। वो अपनी आंखों में आंसू बहने नहीं देती। निकिता जी, जिनको अभी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन रूह को शांत देख के उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो आगे जाकर गुस्से से रूह को थप्पड़ मारने को होती हैं कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई हॉल पर आती है और बोलती है, रुक जाइए मामी जी, रूह तो किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। ये है निया, रोनी और आहाना की बेटी। निया अपने मन में रूह को देख के, रूह कुछ बोल दे वरना मामी तुझे आज कच्चा ही चबा जाएंगी। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा और मामी के गधे जैसे दिमाग को एक धोबी पछाड़ मार दे मेरी जान। निकिता जी उसको देख के रूह को घूर के देखती हैं, जैसे उसके बोलने का ही इंतजार कर रही हूँ। रूह अपने दिमाग के घोड़ों को जगुआर की स्पीड से दौड़ाती है और अचानक ही उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो एकदम से खुश होते हुए बोलती है, हुक्मरानी शाह, हुकुम शाह को ठीक करने का तरीका मिल गया है। ये बात सुन के निकिता जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो खुश होते हुए बोलती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? रूह जल्दी से अपने हाथ को दुपट्टे से छुपा लेती है और निकिता जी को सोफे पर बैठा के उनके पास जाके बैठ जाती है और बोलती है, हुक्मरानी शाह, यूएस में एक डॉक्टर है अर्नव ओबरॉय, वर्ल्ड के ब्रेन बेस्ट सर्जन हैं। अगर आप उन्हें इंडिया ले आएं और उनसे हुकुम शाह का इलाज करवाएं तो वो कोमा से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने आज तक जितने भी लोगों का इलाज किया है, सब के सब ठीक हो गए हैं। वो हुकुम शाह को भी ठीक कर सकते हैं। रूह इतना बोलकर चुप हो जाती है और निकिता जी अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। वो रूह और निया को जाने का बोल देती है और खुद एक रूम में चली जाती है। वो उस रूम में जाती है तो सामने बेड पे राम मशीनों से घिरा लेटा हुआ था।
उसके पास एक नर्स थी। नर्स निकिता जी को देख के चली जाती है। निकिता राम के पास आके उसके हाथ के को पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है, राम, तुम्हें ठीक करने का तरीका मिल गया है। हम उस डॉक्टर को लेके आएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अर्नव ओबराय को इंडिया लाऊंगी और फिर तुम पहले जैसे हो जाओगे, एकदम से ठीक। निकिता जी कुछ देर तक वहीं बैठी रहती हैं और राम से बातें करती रहती हैं। वहीं रूह के रूम में रूह अपने हाथ पे फूंक मार के उस पे दवाइयाँ लगा रही थी। उसका पूरा हाथ बुरी तरह से जल चुका था, उस पे छाले हो गए थे। तभी निया उस रूम में आती है और उसके हाथ से मेडिसिन छीन के खुद लगाने लगती है और फिर गुस्से से बोलती है, आप उनको जवाब क्यों नहीं देती हैं? वो गलत हैं। आप यहाँ काम करती हैं। आपने खुद को उनका गुलाम समझ लिया है क्या? वो आपको कितना परेशान करती हैं। अगर कोई और होता तो आप दिन में ही उन्हें चांद सितारे दिखा देती हैं, तो फिर उन्हें कुछ क्यों जवाब नहीं देती हैं? देखिए, हम आपको आखिरी बार बोल रहे हैं, आप कहीं और काम क्यों नहीं करती हैं? हमें बहुत तकलीफ़ होती है आपको दर्द में देख के। आप हमारे किए कहीं और काम कर लीजिए प्लीज़, हमारे लिए। निया बड़ी उम्मीद से रूह को देखती है। रूह उसके हाथ पे अपना हाथ रख के उसको हाँ बोल देती है कि वो जल्द ही कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर देगी। थोड़ी देर रूह और निया आपस में बातें करती रहती हैं। तो वहीं यूएस में रात के वक्त अर्नव अपने जिम में पंचिंग बैग को बस मारे ही जा रहा था। वो सेटलेस था और उसकी बॉडी पूरी की पूरी पसीने से भीगी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, लेकिन लुक में वो बिल्कुल जहर लग रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर में उसके रूम का डोर नॉक होता है और बाहर से आवाज़ आती है, ब्रो, मॉम आपको डिनर के लिए बुला रही हैं, जल्दी से आ जाइए। श्रेयांशी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अर्नव भी जल्दी ही रेडी होकर बाहर चला जाता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था। अर्नव आके अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सिद्धार्थ और अमन ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। सब लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। सब लोग चुपचाप डिनर कर ही रहे थे कि पीहू जी श्रेयस जी को इशारा करती हैं। श्रेयस जी उन्हें आंखों से ही इशारा कर देते हैं। वो थोड़ा आवाज़ करते हैं। सब लोग उनको देखते हैं। फिर अर्नव को देखने से वो अपनी बत्ती सी दिखा देते हैं और वो थोड़ा सा डरते हुए बोलते हैं, बेटा अर्नव, वो मैं कह रहा था कि तुम्हारी अब एज है ठीक, मेरा मतलब है कि शादी की उम्र हो गई है। तो तुमने क्या? श्रेयस जी इतना ही बोल पाते हैं। बाकी की बात उनके गले में ही दब जाती है, क्योंकि अर्नव उन्हें अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था और श्रेयस जी के पसीने छूट रहे थे। कुछ देर में अर्नव का डिनर हो जाता है और वो उठ के गार्डन पर चला जाता है। उनके जाते हुए वो तीनों चैन की सांस लेते हैं। श्रेयांशी अपने डैड की हालत देख के हंसने लगती है। श्रेयस जी उसको घूर के देखते हैं। पीहू जी श्रेयस जी को घूरने लगती हैं और बोलती हैं, एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ आपसे। वैसे तो बड़े 30 मार खान बनते रहते हैं और अब
अपने ही बेटे के सामने ही पैंट गीली करवा ली। वो दोनों नालायक तो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं, और एक ये हैं कि किसी को देखते ही नहीं हैं। अब इस पागल को कौन समझाए कि इस दुनिया में इतनी हुस्न की परियां हैं, किसी पे भी तो अपनी नजरें डाले, अरे किसी पे तो अपनी जवानी लुटाए। पीयू जी बोले जा रही थीं और श्रेयस और श्रेयांशी उन्हें बस आंखें फाड़े हुए देखे जा रहे थे। श्रेयस जी उनको रोकते हुए बोलते हैं, भगवान, आपका बेटा लोहा है, उसको पिघलाना आसान नहीं है। उसके लिए कोई ऐसी चाहिए जिसने इतनी तपिश हो जो उसको पिघला दे। पता नहीं कौन है वो जो इसके बंजर दिल पे गुलाब खिलाएगी। सब अपनी ही सोच में गुम हो जाते हैं। तो वहीं अर्णव गार्डन पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। असिस्टेंट उसे बता रहा था कि सर, इंडिया से निकिता कपूर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। उनके हस्बैंड पिछले 24 साल से कुआं में हैं। उनको गोली लगी थी। वो राजस्थान के हुकुम शाह हैं, इसलिए वो अपने पति के इलाज के लिए आपको इंडिया बुलाना चाहती हैं। अर्णव कुछ देर उससे बातें करता है और अपने रूम में जाने लगता है। वो कुछ देर सोच के बोलता है, हमारी इंडिया वाली कंपनी में भी डील साइन होने के लिए मुझे जाना है। तो तुम एक काम करो, मेरे इंडिया जाने का इंतज़ाम करो, मेरा जेट रेडी करो, मैं इंडिया जाऊंगा। वो इतना बोल के अपने रूम में चला जाता है। वहीं उसकी ये बातें हॉल में बैठी पीहू और श्रेयस जी भी सुन लेते हैं। पीहू जी के हाथों से स्पून गिर जाता है और उनके चेहरे पर पसीना आ चुका था। श्रेयस जी उनको शांत कराते हैं। पीहू जी अपने रूम में चली जाती हैं और उनके साथ श्रेयस जी भी। श्रेयस जी उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं। पीहू जी उनके गले लग जाती हैं। श्रेयस जी उनको शांत करवाने लगते हैं। पीहू जी उनके गले लग के बोलती हैं, वो फिर से उस अंधकार की ओर जा रहा है। आप जानते हैं ना, उसके लिए इंडिया जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो एक बात तो उन सब की जान इतनी मुश्किल से बची थी। अगर फिर से वो वहाँ गया और उन लोगों ने उसे देख लिया तो उसकी जान में फिर से खतरा आ जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आप उससे बात कीजिए ना और उसे इंडिया जाने से रोक दीजिए। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे अपने बेटे से ज़्यादा अपना माना है। अगर उसको एक खरोंच भी आई तो मेरी जान निकल जाएगी। आप उसे रोक लीजिए ना प्लीज़। श्रेयस जी उसको शांत करवाते हुए बोलते हैं, तुम शांत हो जाओ पीहू, मैं बात करूँगा अर्णव से, उसको कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ऊपर वाला फिर से हमारे साथ वो सब नहीं करवा सकता। हर बार हमें ही परीक्षा नहीं देनी होगी। इस बार राक्षसों का अंत होगा, अंत। श्रेयस जी के शांत करवाने से पीहू जी अब तक शांत हो जाती हैं। उन दोनों के मन में क्या चल रहा था वह कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्णव जिम में एक्सरसाइज करके बाहर आता है कि उसे अपने रूम में पीहू और श्रेयस जी पहले ही मिलते हैं। अर्णव ने कन्फ्यूजन से देखता है क्योंकि वो दोनों उसके रूम में तभी आते थे जब उन्हें कोई ज़रूरी काम होता था। अर्णव बोला, आप दोनों यहाँ कुछ ज़रूरी काम है?
श्रेया जी बोलना शुरू कर देता है। बेटा, कल तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि तुम इंडिया जा रहे हो, और नौबस हाँ में अपना सिर हिला देता है। पे जवाब देता है, वहाँ किसी पेशेंट के इलाज के लिए जाना है मुझे, और फिर इंडिया वाली कंपनी में भी काम है, तो मैं वो भी करके वापस आ जाऊँगा। पीयू जी आगे आगे अर्नव का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटा आप इंडिया मत जाइए, उस पेशेंट को आप यहीं बुला लीजिए ना प्लीज़। आप तो सब जानते हैं, फिर भी हम एक बार आपको खोते बच गए हैं, फिर से आपको दर्द में देखने की हिम्मत नहीं है हम में। एक बार फिर अपने परिवार पे हम कोई आँच नहीं आना देना चाहते। ये सब बोलते हुए पीयू जी की आंखों से आंसू आ गए थे, और नौ ने चुप करवाते हुए बोला, छोटी मॉम, एक ना एक दिन उनका हिसाब तो करना ही होगा ना। जिसने भी हमारी फैमिली के साथ ये सब किया है, मैं खुद को उनके सामने लाना चाहता हूँ। जितनी तकलीफ आप सब ने सही है, उनका हिसाब तो करना ही होगा, और शायद यही सही वक्त है मेरा इंडिया जाने का। जिसने भी जितने भी दर्द दिए हैं, सबका हिसाब होगा इस बार। अगर उनकी लंका को राख न किया तो मेरा भी नाम अर्नव नहीं। ये सब बोलते हुए अर्नव की आंखें आग उगल रही थीं, मानो सब कुछ अभी जलाकर ही राख कर देगा। प्रियू और श्रेया जी भी उसकी आंखों की आग देखकर सहम से जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। अर्नव थोड़ी देर में रेडी होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज उसे हॉस्पिटल में कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो सीधा ऑफिस ही चला जाता है। ऑफिस जाते ही अपने सारे ज़रूरी काम ख़त्म करने लग जाता है, क्योंकि वो आज ही इंडिया जाने वाला था। उसका असिस्टेंट भी उसी के साथ ही था। अर्नव अपने असिस्टेंट से, मेरे इंडिया में रहने के लिए एक विला खरीदो, और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक सबकी सिक्योरिटी का ध्यान तुम्हें ही रखना है, और उन सब का भी। ऑस्ट्रेलिया में अमन और सिद्धार्थ भाई की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। किसी को भी खरोंच भी आई तो तुम्हारा नक्शा ही बिगाड़ दूंगा। असिस्टेंट बेचारा यस बॉस बोलता रहता है। बेचारे की डर से हालत ही खराब हो रही थी। वो तो बस यही दुआ कर रहा था कि हे भगवान, आगे आप इस दुनिया में एग्जिट करते हो तो प्लीज़ इस डेविल की लाइफ में एक कन्याकुमारी भेज दो, ये उसके पीछे पड़ जाए और मेरा खून पीना छोड़ दे। इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। मेरी कुंडली में खुद कुंडली मार के बैठा है। असिस्टेंट अपने ही सोच में गुम था कि अर्नव उसके दिल दहलाने वाली आवाज़ सुनाई देती है, अगर मुझे गालियाँ देना हो गया हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो अगले ही पल मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर नीचे ही फेंक दूँगा। फिर ऊपर जाके जी भर के मुझे कोसते रहना। असिस्टेंट उसकी बात सुन के बिजली की स्पीड से बाहर की ओर भाग जाता है। दोपहर को अर्नव एयरपोर्ट पर होता है। उसकी सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ थे। वो अपने प्राइवेट जेट पे बैठा वहाँ से निकल जाता है। वहीं इंडिया में कपूर हवेली, निकिता जी अपने फ़ोन पे अपने असिस्टेंट से बातें कर रही थीं। उसे बता रहा था कि अर्नव इंडिया आने वाला है, वो आज रात तक इंडिया पहुंच जाएगा।
निकिता जी के चेहरे पर अलग ही स्माइल थी, ये सोच के कि अब उनका पति होश में आ जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। अब इन मोहतरमा को कौन बताए कि उनका कॉल आ रहा है, पर अब खुद ही ये अपनी मौत को बुलवा रही थी, तो कोई क्या ही कर सकता था। और राम के लिए अर्नव को अपनी हवेली में ही रोकना चाहती थी, इसलिए रूह से बोल के उसके लिए आउट हाउस साफ करवाने लगती हैं। रूह भी इस बात से खुश थी, शायद अर्नव के यहाँ आने के बाद वो उसे अपने भाई के इलाज के लिए मना सके। सबको अपनी अलग ही प्लानिंग चल रही थी। कौन होगा अपने इरादे में सफल, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रूह सिर्फ उसके आने के नाम से ही खुश थी, जो निया भी साफ देख पा रही थी। निया उसको छेड़ते हुए बोली, रूह मैडम, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपके साजन जी घर आ रहे हैं, और वो जैसे ही आएंगे आप जोर से गाएंगी, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, रूह क्यों शर्माए, रूह क्यों शर्माए। निया की नौटंकी देख के रूह उसको हल्का सा मारते हुए बोला, साजन और वो खड़ूस इंसान कभी नहीं। हमने उनके बारे में गूगल में भी पढ़ा है, इतने खड़ूस हैं, और डॉक्टर साहब आज तक बेचारे सिंगल ही घूम रहे हैं। लड़कियों से तो ऐसे दूर भागते हैं जैसे अगर उनको छू लिया तो उनको एड्स हो जाएगा। ऐसी आफत से तो राम जी बचाएं। सारी जिंदगी हम अकेले रह लेंगे, पर बोले बाबा हमें उस जिराफ से बचा ले। निया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, मैडम इतना याद मत कीजिए उन्हें, कहीं आपको पहली नज़र में ही उनसे प्यार ही ना हो जाए। रूह मुंह बनाते हुए बोली, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो हम उस डॉक्टर से प्यार करें, पता चले हमारा दिल निकाल के दिमाग की जगह ही फिट कर दें। और अब आप भी जाइए, हमें परेशान करना बंद कीजिए, हमें ये पूरा आउट हाउस साफ करना है उन लॉर्ड साहब के लिए। निया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और नौका जेट कुछ ही घंटों में इंडिया एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उसके गार्ड्स उसके लिए पहले ही वहाँ आ चुके थे, क्योंकि उनके इंडिया वाले असिस्टेंट ने पहले ही सारे इंतजाम कर दिए थे। राहुल अर्नव का असिस्टेंट उसके लिए पहले ही वेट कर रहा था। अर्नव का ऑरा इतना खतरनाक था कि एक पल को राहुल भी सहम जाता, क्योंकि वो पहली बार ही अर्नव से सामने आमने मिल रहा था। राहुल उसके लिए डोर ओपन करता है और अर्नव बाहर आता है। अर्नव और राहुल आज ही राजस्थान जाने वाले थे। अर्नव और राज चौपर से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। वहीं निकिता जी उनकी पल पल की खबर ले रही थी। वो तो खुद भाग भाग के सारी तैयारियां करा रही थी। ये पहली इंसान होगी दुनिया में जो अपनी मौत को बुलवाने को इतनी डिस्परेट होंगी, इतने जोशों से अपनी मौत का स्वागत कर रही होंगी। निकिता जी की हरकतों को देखकर रूह को भी खबर मिल चुकी थी, और उनका दिल ना जाने आज क्यों एक अलग ही धुन गा रहा था। कुछ देर की उड़ान के बाद अर्नव का चॉपर कपूर हवेली पर लैंड करता है। निकिता जी खुद उसके वेलकम के लिए बाहर आ जाती हैं। उसके साथ ही निया भी थी और रोमी और अहाना भी। अर्नव के बॉडीगार्ड जो यहाँ भी उसके साथ ही थे,
वो उसके लिए डोर ओपन करते हैं। अर्णव और राहुल दोनों ही बाहर आते हैं। अर्णव को देख के सबकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। निया अपने मन में, ये रूह के मिस्टर खरगोश तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लगता है भगवान ने इन्हें गर्मी की छुट्टियों में बनाया है बड़ी फुर्सत से। इनकी तो एक नज़र ही किसी की भी दिल में आग लगा दे। बिल्कुल कहर ही ढा रहे हैं। अहाना, जो कि एक इतनी बड़ी लड़की की माँ थी, उसके दिल में भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। वो तो पहले से ही ठरकी थी। अर्णव आगे चल के आता है और निकिता जी उसको हाय हेलो करती हैं। अर्णव सबको बस हाँ और हूँ में ही जवाब देता है। सब लोग हवेली पर जाने लगते हैं कि अचानक ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। निकिता जी गुस्से से जोर से चिल्लाती हैं, रूह देखो, ये लाइट्स को क्या हो गया है। रूह बेचारी, जो इतनी देर से किचन में बिजी थी सबके लिए डिनर बनाने में, वो भागते हुए बाहर आती हैं। रूह की पायल की छन छन पूरी हवेली में गूंज रही थी। अर्णव, जिसका दिल और दिमाग हमेशा शांत रहता था, आज दोनों ही उसके साथ बगावत कर रहे थे। जिसकी नजरें आज तक हमेशा अपने काम पर ही टिकी थीं, आज उस आवाज़ के शोर से खींच रहा था। उसकी नजरें उसको ढूंढ रही थीं। रूह, जो फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके मेन स्विच की ओर जा ही रही थी, अर्णव को उसके सिर्फ लंबे काले बाल ही दिखाई देते। उसकी चूड़ियों की खन खन और पायलों की छन छन पूरी हवेली पर गूंज रही थी। रूह जल्दी से जाके मेन स्विच चेक करती है तो फ्यूज उड़ चुका था। रूह जल्दी से उसको सेट करने लगा देती है और सारी की सारी लाइटें वापस आ जाती हैं। रूह वापस से किचन पर चली जाती है और अर्णव उसको ढूंढता ही रह जाता है। थोड़ी देर में डिनर डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। रूह बेचारी, जिसको निकिता जी ने किचन में ही रहने का बोला था, किचन में ही छुप छुप के अर्णव को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी बस पीठ ही दिखाई दे रही थी। कुछ देर में सबका डिनर हो जाता है। अर्णव कल सुबह राम से मिलने वाला था। निकिता जी उसको हवेली पर ही रुकने को बोल देती हैं और अर्णव भी राजी हो जाता है। निकिता जी खुद अर्णव को आउट हाउस छोड़ने जाती हैं। अर्णव चुपचाप जाके चेंज करता है और फिर शावर लेके अपने काम पर लग जाता है। कुछ ही देर में पीहू और श्रेया जी से भी बात करता है, क्योंकि उसको काफ़ी फिक्र हो रही थी। श्रेयांशी भी अपनी शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ गई थी, क्योंकि उसे भी इंडिया आना था, लेकिन अर्णव ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। कुछ देर में उन सब से बात करके वो सो जाता है। दोस्तों, आज तो अर्णव और रूह नहीं मिल पाए। कल देखो क्या होता है। क्या अर्णव करेगा राम को ठीक? क्यों राजी हो गया वो हवेली में रुकने को? जानेंगे हम आगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने और सुनने से पहले इसका सीज़न 1 ज़रूर आप लोग पढ़िए, जिससे कि आपको इस कहानी को सुनने में और समझने पर आसानी हो सके।
तो दोस्तों हम मिलते हैं आगे के भाग पर। तब तक के लिए बाय बाय।